आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने तरह की होती हैं ये हमें स्टडी करना है। क्या होती हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हम पढ़ते हैं इसमें मास। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया जाए तो ये 7 तरह की होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, टेम्परेचर और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये जो 7 तरह की आप यहाँ पर क्वांटिटीज देख रहे हो, फिजिकल क्वांटिटीज, इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ये टोटल 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब इनका यूनिट क्या होता है? मास को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम का। लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। कभी भी लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की मात्रा उसे हम लोग मोल में मेजर करते हैं। टेम्परेचर की बात करें यानी कि तापमान की, तो उसे हम केल्विन में हमेशा नापेंगे, और अगर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की बात करें तो उसे हम कैंडेला में मेजर करते हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मास। तो मास का आपने यूनिट जो है, इसका यूनिट अभी मैंने आपको बताया कि मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1 किलोग्राम कितने के बराबर होगा, ये तुम्हें कैसे पता है कि 1 किलोग्राम मुझे कितना लेना है? ठीक है ना, एक टेबल उठा लिया था, उसका वजन जितना था, क्या उतना किलोग्राम था? या फिर तुमने 4 पत्थर उठा लिए और उस पत्थर की जितनी वजन थी उसे तुमने किलोग्राम कह दिया। ठीक है ना, द्रव्यमान जो था, मास जो था, उसे तुमने किलोग्राम कह दिया। तो सवाल तो ये उठता है कि हमने डिसाइड कैसे किया कि हम कितना मास लेंगे जिन्हें 1 किलोग्राम कहा जाएगा? वो स्टैंडर्ड यूनिट हमें कैसे पता चला? तो यहां पर 1 किलोग्राम का डेफिनेशन क्या होगा? 1 किलोग्राम कितने के बराबर होगा? कितना मास 1 किलोग्राम कहा जा सकता है? तो यहां पर 1 किलोग्राम का डेफिनेशन देने के लिए 1960 की बात है, 1960 की बात है। पेरिस के नजदीक एक शहर है सेवरेज, जिसे हम लोग कहते हैं। वहां पर एक बैठक होती है, देश दुनिया के तमाम महानुभाव जो है वहां इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने हर यूनिट का एक डेफिनेशन दिया। अब ये डेफिनेशन जो है बदलती रहती है, टाइम टू टाइम डेफिनेशन बदलती रहती है। अब जैसे मुझे कई बार लगता है कि अगर किसी यूनिट को एक्सप्लेन करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है तो हम पुरानी वाली डेफिनेशन को छोड़कर नई वाली डेफिनेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब 1 किलोग्राम का डेफिनेशन क्या है? तो पेरिस के पास जो शहर है सेवरेज, जो मैं कह रहा हूं, वहां पर हम लोगों ने प्लेटिनम और इरिडियम का एक एलॉय रखा है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है। ठीक है ना, फिर से सुनिएगा। पेरिस के नजदीक जो शहर है सेवरे, वहां पर हम लोगों ने प्लेटिनम इरिडियम का एक एलॉय रखा है। ये प्लेटिनम और इरिडियम का जो एलॉय है वो सिलिंड्रिकल इन शेप है, सिलेंडर की तरह है, जिसकी हाइट उसके रेडियस के बराबर है। ठीक है ना, प्लेटिनम एंड इरिडियम का जो ब्लॉक वहां पर रखा गया है उसकी हाइट उसकी रेडियस के बराबर है, और उस ब्लॉक की जितनी मास होगी उसे ही हमने 1 किलोग्राम कहा, उसे ही हमने स्टैंडर्ड मान लिया। तो 1 किलोग्राम हम किसे कहेंगे? तो जो पेरिस में जो एक सैंपल रखा गया है, जो कि एक प्लेटिनम और इरिडियम का मिश्र धातु है, एलॉय है, और वहां पर हमने जो एलॉय रखा है उसका जो मास है ना, उस मास को ही हमने क्या कह दिया कि उसका जो मास है वही 1 किलोग्राम हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पर आपका मास का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम कितने को कहेंगे ये हमने क्लियर कर लिया। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका लेंथ। ठीक है ना, लेंथ जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। सवाल तो यहाँ ये है कि 1 मीटर कितनी दूरी को हम कहेंगे, मतलब कितनी लेंथ को आप 1 मीटर कहोगे। हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट तो चूज कर लिया कि इतनी दूरी होगी तो हम उसे 1 मीटर कहेंगे, लेकिन कितनी दूरी, मतलब ऐसे आंख बंद करके कोई भी दूरी ले लिया कि बस इतना ही मुझे 1 मीटर कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा नहीं किया था। 1 मीटर हम कितनी दूरी को कहेंगे उसके लिए एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन क्या कहता है? हम यहाँ पर 1 मीटर की दूरी जो है डिफाइन करना है अगर मुझे, तो मैं डिफाइन करने के लिए मैं स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प लूंगा। ठीक है ना, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में आप जो है 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, डिस्टेंस यानी लेंथ को आप कवर कर रहे हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम आपको लगेगा, तो क्या करोगे आप? 1/3 × 10⁸ सेकेंड, इतना टाइम आपका लगना है 1 मीटर कवर करने में, इतना टाइम आपको 1 मीटर कवर करने में लगेगा। तो हमने यहां पर यह देखा कि 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइट को 1/3 × 10⁸ सेकेंड लगेंगे। ठीक है ना, इतना आपने क्या देखा कि 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइट को 1/3 × 10⁸ सेकेंड लगने हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको 1 मीटर की डेफिनेशन मिल चुकी है। 1 मीटर किसके बराबर है? 1/3 × 10⁸ सेकेंड के। तो आप यह क्या कह सकते हो? आप यहां पर यह कह सकते हो कि अगर लाइट 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जितनी दूरी ट्रेवल करती है वही दूरी 1 मीटर के बराबर होती है,
अगर लाइट 1/3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड में जितनी दूरी वो कवर करेगा वही 1 मीटर के बराबर होगा, ठीक है ना, वही कितने के बराबर होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर क्या कह सकते हो, आप यह कह सकते हो कि 1 मीटर वह दूरी होती है, ठीक है, 1 मीटर वह दूरी होती है जिसको लाइट जो है 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में कवर कर लेता है। या आप यह भी कह सकते हो कि 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में लाइट जितनी दूरी कवर करेगा उसे हम 1 मीटर कहेंगे। अब थोड़ा सा आपको लगता होगा बुक का डेफिनेशन तो अलग है। बुक का डेफिनेशन क्या है, बुक का डेफिनेशन ये है कि अगर लाइट 1/299,792,458 इतने सेकेंड में जितनी दूरी लाइट ट्रेवल करता है उसे हम 1 मीटर कहते हैं। तो यहां पर आप यह समझ सकते हैं कि 1 मीटर जो है कितनी दूरी होती है। तो यह कहा जाता है कि अगर लाइट 1/299,792,458 सेकेंड में अगर लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है, एक बार फिर से सुनिए, अगर कोई लाइट 1/299,792,458 सेकेंड में जितनी दूरी कवर करती है वो दूरी 1 मीटर के बराबर होती है। और यहां पर हमने क्या देखा कि 1 मीटर जो है दूरी अगर आपको कवर करना है तो इतना सेकंड आपको इन्वेस्ट करना होगा, इतना सेकंड आपको देना होगा। तो अगर आप ध्यान से इन दोनों फिगर्स को अगर आप मिलाते हो तो ये दोनों फिगर्स तो सेम ही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम है, ठीक है ना। 1/299,792,458 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 1/3 इंटू 10⁸। 10⁸ का मतलब कि 3 के ऊपर 8 जीरो, ठीक है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो आप यह कह सकते हो कि 1 मीटर वह डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। 1 मीटर दूरी कितनी होगी, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको बताना हो कि 1 मीटर कितनी डिस्टेंस होती है तो आप यह कहोगे कि अगर कोई लाइट 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में या 1/299,792,458 इतने सेकंड में अगर लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब ये फिगर थोड़ा सा याद करना मुश्किल सा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1/3 इंटू 10⁸ कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है टाइम। टाइम क्या होता है ये आपको बताना है। टाइम जो है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो अभी आपने देखा कि टाइम का एसआई यूनिट जो है, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। यहाँ पर टाइम को अगर आप सेकंड में मेजर करते हो तो 1 सेकंड कितने के बराबर होगा, ठीक है ना। 1 सेकंड को आप कैसे डिफाइन करोगे, पहले हम 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते थे, ग्रहों का यूज करते थे, हम प्लैनेट्स का यूज करते थे, ठीक है, स्टार्स का यूज करते थे और उनकी मदद से जो हम अपने टाइम को डिफाइन करते थे। तो अब यहाँ जो है वो सिस्टम नहीं चलता है, टाइम बदल गया, नई हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने क्या कर दिया, अपने डेफिनेशन को अपग्रेड कर दिया। अब सबसे एक्यूरेट फॉर्म है अगर किसी क्लॉक का तो उसे हम सीजियम क्लॉक कहते हैं। एटॉमिक क्लॉक जो होता है वो सबसे एक्यूरेट क्लॉक होता है। तो 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए हम सीजियम एटम का यूज करते हैं, सीडियम जिसका एटॉमिक मास जो है 133 होना चाहिए, ठीक है। तो सीजियम 133 एटम को आप लेते हो, तो सीजियम 133 एटम्स जो है उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने हाइपर फाइन लेवल्स में जंप करता है, हाइपर फाइन लेवल्स कहने का मतलब कि अगर उसका ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट से जैसे मान लो कि एक एटम जो है उसमें ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, हर एनर्जी लेवल्स का अपना अपना क्या होता है, एनर्जी होता है। अगर मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल से जंप करके किसी दूसरे की एनर्जी लेवल में अगर जाना चाहता है, दूसरे एनर्जी लेवल में आपको जाना चाहता है, तो कैसे जाएगा, तो बाहर से अगर आप एनर्जी देते हो, ठीक है ना, बाहर से अगर आप एनर्जी देते हो तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने का फिर क्या करता है कि अगर उसका एनर्जी लेवल 2 है तो जंप करके 4 में चला गया, तो वो एनर्जी लेवल जंप करके 4 में चला गया और वहां जाके क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब जैसे ही आप एनर्जी देना बंद करोगे बाहर से तो फिर क्या करेगा, वो जंप करके बाहर से फिर अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, जहां वो पहले था वहां पर आ जाएगा। तो इस दौरान जब वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब अपने लेवल से जंप करके नेक्स्ट लेवल में जाता है, तो वो एनर्जी को बाहर से एब्जॉर्ब करता है और जब वो वापस आता है तो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, जितना लिया था उतना दे देता है, ठीक है, रेडिएशन को रिलीज करता है। अब यहां पर इस तरह से समझिए, कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि एक इंसान है जो बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गरीब है और उसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो किसी ने उसे क्या किया कि 10 लाख रुपया दिया और 10 लाख रुपया देने के बाद कह रहा है कि चलो तुम महल में रहो, ठीक है, 10 लाख रुपया तुमको देंगे, तुम महल में रहोगे तो 10 लाख रुपया तुमको देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपना घर छोड़ के महल में चला गया, 10 लाख रुपया ले लिया। अब उसको वहां अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो क्या है, किसी और का प्लेस है, वहां वो नहीं रह सकता है, तो वो वापस अपनी जगह पर वापस आना चाहता है, कहता है कि नहीं हम वापस झोपड़ी में ही जाएंगे। तो जिसने 10 लाख रुपया दिया था उसने क्या कहा कि तुम झोपड़ी में जाना चाहते हो ना, जाओ, लेकिन ये जो 10 लाख रुपया तुमको दिया था ना, तुम मुझे वापस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप वापस उसी जगह पर जा सकते हो लेकिन आपको पैसे लौटाने होंगे, ठीक है। तो यही लेवल्स हैं, एनर्जी के अलग अलग लेवल्स हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर
कुछ लेके नेक्स्ट लेवल में जंप करके जाता है, तो जब उसको वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना होता है तो उसको क्या करना होता है, रिलीज करना होता है लिए हुए एनर्जी को। अब वो जो एनर्जी रिलीज होता है ना, जिसे हम लोग रेडिएशन कहते हैं, रेडिएशन क्या है कि एनर्जी अगर वेव के फॉर्म में या आपके पार्टिकल के फॉर्म में जो रिलीज होता है उसे हम लोग रेडिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगा, अगर एनर्जी रिलीज होगा, सपोज करो कि एनर्जी जो है वो वेव के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो वेव क्या है, एक साइकिल के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, इसके साइकिल्स ऑफ रेडिएशन होते हैं। तो कितने साइकिल्स ऑफ रेडिएशन एक सेकेंड में रिलीज होंगे, तो यह कहा गया कि अगर सीजियम जो है, सीजियम एटम, सीजियम 133 एटम, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने हाइपर फाइन लेवल्स में जंप करके जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आने के दौरान जो वो वेव रिलीज करते हैं, जो वेव वो रिलीज करते हैं, जो रेडिएशन रिलीज करते हैं, अगर वो 9192631770 इतना साइकिल ऑफ रेडिएशन अगर वो रिलीज कर दे, इतने पीरियड ऑफ रेडिएशन अगर वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना, कितना 9192631770, इतना रेडिएशन रिलीज करने में जितना टाइम लगता है वो 1 सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, इन शॉर्ट में 1 सेकेंड किसके बराबर होगा, जब सीजियम 133 एटम के 2 हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो पीरियड्स ऑफ रेडिएशन रिलीज करता है, साइकिल्स रिलीज करता है, वेव रिलीज करता है, और वो साइकिल्स कितने होने चाहिए, तो 9192631770 साइकिल्स रिलीज करने में उसको जितना टाइम लगता है ना, उसे हम 1 सेकेंड कहते हैं। 9192631770 साइकिल्स ऑफ रेडिएशन रिलीज करने में जितना टाइम लगता है उतना को हम 1 सेकेंड कहते हैं, और ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, हर 1 सेकेंड में इतने ही पीरियड रिलीज होते हैं, इसलिए हमने सीजियम को सिलेक्ट किया है, इसीलिए हम सीजियम क्लॉक को यूज करते हैं टाइम लेने के लिए, ठीक है ना, टाइम मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म है ये टाइम का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कह रहे हैं, जो कि इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस यूनिट को हम यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एम्पियर। सवाल ये है कि 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है, या आप एम्पियर को कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आपके पास 2 वायर होने चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ के 2 वायर होने चाहिए। इन दोनों वायर को आप 1 मीटर की दूरी पर रख दो, ठीक है ना, कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखोगे। 2 वायर्स आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट, तो दोनों को हमने 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। अब जब आपने दोनों वायर को अगर आपने पैरेलल 1 मीटर की दूरी पर रखा, जिसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट है, तो अभी आप इस वायर में करंट अगर फ्लो कराओगे तो एक वायर में करंट फ्लो होने की वजह से उसका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई 2 वायर को अगर आपने एक दूसरे के पैरेलल रखा है और दोनों के बीच जिसकी डिस्टेंस जो है, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और इनके बीच अगर जो फोर्स काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, अगर वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स अगर काम कर रहा है, अगर इन दोनों वायर के बीच में अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का अगर यहां पर फोर्स काम कर रहा है, तो हम यह कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट अगर इस वायर में फ्लो कराओ और इस 1 एम्पियर करंट की वजह से अगर इन दोनों वायर के बीच में, जो कि 1 मीटर की दूरी पर हमने रखा है, अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है। 1 मीटर की दूरी पर 2 × 10⁻⁷ मीटर न्यूटन अगर बल काम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट जो है उसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट एक बार फिर से सुन लीजिए। 1 एम्पियर ऑफ करंट में बी डिफाइंड एज व्हेन 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट एंड देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, देन वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट। तो हमारा जो नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है, यानी तापमान। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस एसआई यूनिट का यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं केल्विन। क्या कहते हैं उसे? केल्विन। सवाल ये है कि 1 केल्विन कितने के बराबर होगा, या आप केल्विन को कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो केल्विन को डिफाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिसपे पानी के तीनों स्टेजेस आपको मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों एक साथ मिलेंगे। और ये जो ट्रिपल पॉइंट है आपको कितने केल्विन पे मिलेगा, और ये जो ट्रिपल पॉइंट है आपको, ये ट्रिपल पॉइंट कितने केल्विन टेम्परेचर पर आपको मिलता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रिपल पॉइंट जो है आपको 273.2 केल्विन टेम्परेचर पे आपको मिलेगा। मैंने आपको क्या कहा, एक ऐसा तापमान जिसपे पानी के तीनों रूप आपको मिल जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब एक साथ, उसे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में सब होते हैं। तो ये कितने टेम्परेचर पे तीनों स्टेज एक साथ मिल जाएंगे, तो वो है 273.2 केल्विन पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रिपल पॉइंट 273.2 केल्विन पे मिल जाते हैं, तो अगर मुझे कहना हो कि 1 केल्विन मुझे कैसे मिलेगा, 1 केल्विन मुझे कैसे मिलेगा,
तो ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट जो है, अगर टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं कितने से, 273.2 से, आपको क्या मिल जाएगा, 1 केल्विन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर ऑलरेडी है 273.2, और इसको अगर आप 273.2 से अगर आप डिवाइड कर दे तो आपको कितना मिलेगा, 1 केल्विन आपको मिलेगा। तो अब यहां पर 1 केल्विन आप डिफाइन कर सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे डिफाइन करोगे? 1 केल्विन किसके बराबर है? तो आप यह कह सकते हो कि 1 केल्विन इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, आप यह कह सकते हो कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.2 इंटू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो अब आप यहां से 1 केल्विन बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हो। 1 केल्विन आप कैसे डिफाइन करोगे? आप यह कहोगे कि अगर ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर है, अगर उसे आप 273.2 से डिवाइड कर देते हो, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर मैं ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर का 1/273.2 पार्ट अगर ले लेता हूं तो वो 1 केल्विन के बराबर होता है। तो 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.2th पार्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये हम कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब ये है कि पदार्थ की मात्रा। अब पदार्थ की मात्रा जो है उसको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं मोल। अब यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है। तो सवाल ये है कि जो हमने इसका यूनिट चूज किया है मोल, आप मोल को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है ना, कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर को मैं 1 मोल कह सकता हूं। तो 1 मोल के बारे में यह कहा जाता है कि 1 मोल ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का अगर आप 12 ग्राम लेते हो और उस 12 ग्राम में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो 1 मोल कहे जाएंगे। तो कार्बन 12 आइसोटोप का अगर आप 12 ग्राम लेते हो तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ये तो आपको पता होगा ना कि अगर कार्बन 12 अगर आप लेते हो आइसोटोप, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप अगर आप लेते हो तो कार्बन 12 आइसोटोप का जो 12 ग्राम होता है उसमें मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वही 1 मोल कहा जाता है, उतने को ही 1 मोल कहा जाता है। तो 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो ये होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तो हमने क्या कहा कि 1 मोल हमेशा कितने के बराबर होता है? कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम लेने पर उसके अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो 1 मोल के बराबर कहे जाते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होंगे। और आपको पता है कि कार्बन 12 एटम के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब बेसिक सबसे पहली बात यह है कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है। तो अगर आप ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है, तो मैं सिंपल एक वर्ड में आपको ये जवाब देना चाहूंगा कि इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ ब्राइटनेस। मतलब कि कोई भी बल्ब या सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कितना उसका ब्राइटनेस है, ये मुझे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बताता है, ठीक है ना। अब जैसे टीवी है, एलईडी टीवी है, तो वो कितना उसका ब्राइटनेस है, डिग्री ऑफ ब्राइटनेस कितना ज्यादा है, ये मुझे कौन बताएगा? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को अगर आपको पता लगाना है तो उसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैंडिला। ओके, तो कैंडिला जो है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 कैंडिला को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सपोज करो कि अगर मेरे पास कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे यहाँ पर ये एक आप देख लो कि रूम में एक बल्ब जो है सीलिंग से टंगा हुआ है, ठीक है, और ये बल्ब जो है वो क्या करेगा? लाइट इल्यूमिनेट करेगा, ठीक है ना, लाइट इल्यूमिनेट करेगा। तो मैं यहाँ कैंडिला को कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं। अगर कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज हो और वह 1/683 वॉट पावर इलिमिनेट कर रहा हो, अगर कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज हो और वह 1/683 वॉट पावर जो है इलिमिनेट करता हो हर एक 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल पे। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल क्या होता है। तो देखिए 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अभी अब इतना समझ लीजिए कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट
1 स्टेरेडियन एंगल पे, 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल पे 1/683 वॉट पावर अगर इलिमिनेट करता है, या वो सोर्स ऑफ लाइट अगर उसकी इलिमिनेटिंग पावर जो है पर सॉलिड एंगल, पर स्टेरेडियन सॉलिड एंगल पे अगर 1/683 वॉट पावर वो अगर रिलीज करता है, तो मैं यह कहता हूं कि उस लाइट की ल्यूमिनियस इंटेंसिटी 1 कैंडिला है। 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल पे अगर वह 1/683 वॉट पावर अगर वो इल्यूमिनेट करता है, तो वो सोर्स ऑफ लाइट जो है उसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी 1 कैंडिला है। अब सवाल ये आता है कि सॉलिड एंगल, ये तो मुझे समझ में आया कि पावर वो रिलीज करता है 1/683 वॉट, ये तो मेरा क्लियर है कि पावर इतना वो रिलीज करेगा, लेकिन कितने एंगल पे वो रिलीज कर रहा है? तो वो रिलीज करता है 1 स्टेरेडियन एंगल पे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि 1 स्टेरेडियन एंगल क्या होता है, अभी सॉलिड एंगल मैंने सुना नहीं। यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने 7 पढ़े, और 7वां जो फंडामेंटल क्वांटिटी था उसमें एक डाउट था स्टेरेडियन का, तो स्टेरेडियन और रेडियन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस 7 तरह की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ठीक है ना, इनके जो 7 यूनिट थे, इन यूनिट्स के अलावा और भी 2 यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। 7 बेसिक यूनिट्स के अलावा 2 और यूनिट होते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब जैसे इसमें प्लेन एंगल की अगर हम बात करें, तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं रेडियन, ठीक है। और जो सॉलिड एंगल होता है उसका जो यूनिट होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन, जिसे हम एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, प्लेन एंगल जो है वो एक 2D फिगर है, और जो सॉलिड एंगल है वो एक 3D फिगर है। अगर कॉपी के ऊपर अगर आपने कोई एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, 2 लाइन इंटरसेक्ट किया, उसके बीच में कुछ एंगल का फॉर्मेशन हुआ, ये आपने कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर दिया, तो ये एक 2D फिगर था, 2 डायमेंशनल फिगर था, जिसमें लेंथ था और ब्रेथ था, सिर्फ 2D था वो। तो अगर कॉपी के ऊपर या किसी सिंपल प्लेन में अगर आपने कोई एंगल ड्रॉ किया है तो उसे हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल एक 3D फिगर है। 3D फिगर कहने का मतलब क्या है कि आपकी डेली लाइफ में वो एंगल एग्जिस्ट करता है। अब जैसे सपोज करिए कि आपके पास कोई एक फनल है, फनल यानी कि कुप्पी जिससे तेल भरते हैं, तो कुप्पी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपने कुप्पी का स्ट्रक्चर देखा है? कुप्पी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ठीक है, ये आपका कुप्पी है, ठीक है। और ये जो कुप्पी है, ये आगे का पोर्शन कैसा होता है? आगे का पोर्शन कुछ इस तरह से होता है कि नहीं? ठीक है, आगे का पोर्शन कुछ इस तरह से, जिसमें हम तेल डालते हैं और भरते हैं किसी बॉटल वोटल में। तो यहां पर अगर हम बात करें कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कितना एंगल है? तो यहां पर कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, इसे हम प्लेन एंगल नहीं कह रहे, क्योंकि प्लेन एंगल तो वो एंगल होता है जिसे आप सिर्फ कॉपी पे पा सकते हो, किसी एक प्लेन में पा सकते हो, एक 2D फिगर है। लेकिन अगर एक 3D फिगर की बात करते हैं, तो 3D फिगर जो है आपकी डेली लाइफ में मौजूद है। अब जैसे अगर आपने कोई कुप्पी ले ली, तो कुप्पी के कॉर्नर पे मौजूद जो एंगल है उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। सबसे नीचे पॉइंट कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है वो सॉलिड एंगल है। अब जैसे आप मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में आप जाते हो, आप तरबूज खरीदते, तो तरबूज आपने खरीदा, तरबूज खरीदने के बाद आपने क्या किया कि उसे चेक करना है कि तरबूज ठीक है कि नहीं है, तो आप क्या करते हो? उस दुकानदार से कटवाते हो उसको। तो आपने दुकानदार पर क्या कर दिया? दुकानदार से उस तरबूज को कटवाया, तो कट करके जो दुकानदार जो है पोर्शन बाहर की तरफ निकलता है, वो पोर्शन कैसा दिखता है? कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इस तरह का पोर्शन जो है दुकानदार उस तरबूज में से काट के बाहर की तरफ निकालता है, और आपको दिखाने के लिए कि ये तरबूज अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ पर तरबूज का जो कॉर्नर है जो आपने बाहर की तरफ निकाला है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। ये एक 3D फिगर है, डेली लाइफ में ये एंगल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो प्लेन एंगल होता है उसे आप सिर्फ कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एक पेज है जिसके ऊपर आपने क्या कर दिया? 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बीच का एंगल आपने बना दिया, तो ये जो एंगल है ये एक प्लेन एंगल है, ठीक है। ये क्या है? एक प्लेन एंगल है। और यहाँ पर जो कुप्पी के कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है आपका? किसी 3D ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। तो प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रेडियन, ठीक है ना, रेडियन कहते हैं, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, ये रेडियन है। और सॉलिड एंगल जो है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? यूनिट, उस यूनिट को कहते हैं हम लोग स्टेरेडियन, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेरेडियन हम उसे कहते हैं, जिसे हम लोग SR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल ये कि अगर आपको कोई प्लेन एंगल फाइंड करना हो तो प्लेन एंगल को आप कैसे फाइंड करते हो? तो कहा जाता है कि किसी भी सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो एंगल हमेशा थीटा किसके बराबर होता है? आर्क की लेंथ को डिवाइड करना होता है मुझे रेडियस से, ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस इसे कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं।
अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो कि आपके पास अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है ना, ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ये जो लाइन है ये रेडियस है, और ये एक और लाइन है, इसे भी हम रेडियस ही कहते हैं, ये एक रेडियस है। तो यहां पर जब दो रेडियस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल के ऊपर, तो क्या कहते हैं इस पोर्शन को, इस पोर्शन को हम कहते हैं आर्क, ठीक है ना। तो ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ है, इसे मैं कह रहा हूं कि लेंथ है एल। तो एल लेंथ की आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आपको पता लगाने के लिए क्या करना होगा, ये पता लगाने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा जिसे हम लोग कहते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, अपॉन आर क्या है, रेडियस ऑफ आर्क, ठीक है। तो किसी भी सर्कल के सेंटर पे आर्क के द्वारा बनने वाला जो एंगल है, उस एंगल को फाइंड करने के लिए आप थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो एंगल बना उस एंगल को 1 रेडियन हम कब कह सकते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू 1 रेडियन कब आएगी, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल बाई आर, यानी आर्क अपॉन रेडियस। और अगर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ, तो लेंथ ऑफ आर्क अगर रेडियस के इक्वल अगर हो जाता है, तब जो एंगल बनेगा कॉर्नर पे, वो एंगल यानी थीटा की वैल्यू हमेशा 1 रेडियन होगी। कितना होगा, 1 रेडियन होगा। किसी भी सर्कल के कॉर्नर पे, किसी भी सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल आर्क के द्वारा, अगर वो आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है, तो वो हमेशा एंगल जो है 1 रेडियन के बराबर होगा। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आप यह कहोगे कि 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन ऑफ प्लेन एंगल में बी डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। रेडियस की लंबाई के बराबर अगर आपके पास कोई आर्क है और वो आर्क की वजह से सेंटर पर जो बनने वाला एंगल जो है वो 1 रेडियन के बराबर तब होगा जब आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस की लेंथ के इक्वल होगी। तो ये था आपका प्लेन एंगल फाइंड करने का तरीका। सॉलिड एंगल अगर आपको फाइंड करना है, जैसे ये सॉलिड एंगल का यूनिट जो है स्टेरेडियन है, आपके सामने दिख रहा है। तो मान लो कि ये सॉलिड एंगल जो है ये तो डेली लाइफ वाला सिचुएशन है कि जैसे तरबूज के को कट करके आपने निकाल लिया, कॉर्नर पे कितना बना, एक फनल है, फनल यानी कुप्पी, उस कुप्पी के कॉर्नर पे कितना एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो सॉलिड एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो थोड़ा सा कंपेरिजन हम कहते हैं। सॉलिड एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हम प्लेन एंगल से अगर कंपेरिजन हम करें, तो यहां पर जो प्लेन एंगल है, ठीक है, वो किसकी वजह से बना है, आर्क की वजह से बना है। और यहां पर जो कॉर्नर पे एंगल बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, वो एरिया, सरफेस एरिया की वजह से बन रहा है, ठीक है ना। सरफेस एरिया की वजह से कॉर्नर पे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे हम सॉलिड एंगल कह रहे हैं। आर्क की वजह से यहाँ पर जो एंगल कॉर्नर पे बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग प्लेन एंगल कह रहे हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है उसे हम प्लेन एंगल कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलरिटी अगर देखो, प्लेन एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, एल बाई आर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर मैं सॉलिड एंगल फाइंड करना चाहता हूं, तो सॉलिड एंगल फाइंड करने के लिए लेंथ की जगह पर मुझे क्या रखना होगा, लेंथ ऑफ आर्क की जगह पर एरिया, सरफेस एरिया क्या रखना होगा मुझे, सरफेस एरिया। तो ऊपर हो जाएगा आपका एरिया और नीचे जो है यहाँ पर क्या है आपका रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे मैं रेडियस नहीं रखूंगा, यहाँ पर मैं रखूंगा रेडियस का स्क्वायर। तो अगर कभी भी अगर आपको सॉलिड एंगल फाइंड करना है कि कॉर्नर पर एरिया की वजह से जो एंगल बन रहा है, सरफेस एरिया की वजह से जो एंगल बन रहा है, वो कैसे फाइंड करोगे आप, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। किसके बराबर होगा, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर के बराबर होगा। कभी भी सॉलिड एंगल आपको फाइंड करना है तो क्या करना होगा कि उस कॉर्नर पर बनने वाली एंगल की वजह से जो सरफेस एरिया आपको मिल रही है, उस सरफेस एरिया को उसके रेडियस के स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रेडियस क्या है, तो दिस वैल्यू इज रेडियस। तो अभी हम लोगों ने प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बीच का डिफरेंस हमने फाइंड किया। प्लेन एंगल को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, प्लेन एंगल को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। सॉलिड एंगल को अगर आपको फाइंड करना हो, तो सॉलिड एंगल को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है, रेडियस स्क्वायर होता है। अब यहां पर इसकी यूनिट की बात करें, किसकी यूनिट, प्लेन एंगल की यूनिट की बात करें, तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन होता है। तो यहां पर रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन को डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो 1 रेडियन के बारे में यह कहा जाता है कि अगर कोई एक आर्क सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है और वो आर्क जो है उस रेडियस के लेंथ के इक्वल हो, उस सर्कल के रेडियस के बराबर अगर कोई आर्क की लेंथ है, तो उस आर्क के द्वारा
सेंटर पर सबटेंड की गई एंगल हमेशा 1 रेडियन होती है। तो स्टेरेडियन 1 स्टेरेडियन फिर किसके बराबर होगा? तो 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए मैं यह कहूंगा कि 1 स्टेरेडियन वह सॉलिड एंगल होता है जहां पर सरफेस एरिया जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है? रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना? अगर सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर है तो उतना सरफेस एरिया कॉर्नर पे जो एंगल बनाएगा, वो कॉर्नर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल हमेशा 1 स्टेरेडियन कहा जाएगा। तो अगर मुझे सॉलिड एंगल डिफाइन करना हो तो मैं यह कहूंगा कि अगर कोई सरफेस एरिया जो हमेशा रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, अगर वो सरफेस एरिया कॉर्नर पे एंगल जो बनाता है वो एंगल हमेशा 1 स्टेरेडियन बनाता है। ठीक है ना? एरिया मस्ट बी इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो हमेशा कॉर्नर पे कितना एंगल बनाएगा? 1 स्टेरेडियन एंगल बनाएगा। क्लियर है ना? तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है ना? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का मतलब मापन की पद्धति। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी दोनों है, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम अलग अलग तरह की पद्धतियां यूज करते थे, हम अलग अलग तरह के सिस्टम को यूज करते थे। अब जैसे उसी तरह की फेमस एक सिस्टम जो है वो है आपका एमकेएस सिस्टम। ठीक है? एमकेएस सिस्टम एक ऐसी पद्धति है जिसमें लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, है ना? लंबाई को हमेशा किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। मास को कभी भी हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। ठीक है ना? मास को हमेशा हम किलोग्राम में मेजर करते थे और टाइम को हम हमेशा सेकंड में मेजर करते थे। ठीक है? तो यहाँ पर एक ऐसी पद्धति है जिसमें लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में, मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम में और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो इस पद्धति को, इस सिस्टम को हम लोगों ने एमकेएस सिस्टम कह दिया। ठीक है? उसके बाद है आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम एक ऐसी पद्धति थी, एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जिसमें लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर को यूज करते हैं, सेंटीमीटर को यूनिट के तौर पर मानते हैं, और मास को मेजर करने के लिए हम ग्राम को, और टाइम को मेजर करना है तो हम सेकंड का यूज करते हैं। ठीक है ना? टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। मास का यूनिट जो है क्या है? ग्राम है। और लेंथ का यूनिट क्या है? वो आपका सेंटीमीटर है। एमकेएस सीजीएस के बाद आता है आपका एफपीएस सिस्टम। अब ये एफपीएस सिस्टम एक ऐसी पद्धति है जिसको यूरोप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है ना? यूरोपियन कंट्रीज एफपीएस सिस्टम को बहुत ज्यादा यूज करती थी। यानी कि लेंथ को मेजर करने के लिए वो हमेशा फुट का यूज करते थे। ठीक है ना? मास को मेजर करने के लिए वो पाउंड का यूज करते थे, पाउंड को यूनिट मानते थे, और टाइम को मेजर करने के लिए वो सेकंड को यूनिट मानते थे। प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम ये होती थी कि अलग अलग सिस्टम अलग अलग कंट्रीज यूज कर रही है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर एक कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में जाता था तो मेजरमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। तो फिर क्या हुआ? फिर सभी लोगों ने, सारे साइंटिस्ट जो थे वो सब मिलकर एक बैठक करते हैं। ठीक है ना? वो बैठक कौन सा था? 11वां बैठक था, 11th कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है ना? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का एक सम्मेलन होता है, 11वां अधिवेशन होता है। उसमें पूरी दुनिया के तमाम लोग आते हैं और आने के बाद एक नया पद्धति, एक नया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को डिजाइन करते हैं, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हम कहते हैं या एसआई सिस्टम हम कहते हैं। एसआई सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम होगा। एसआई सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम होगा, यानी कि पूरी दुनिया में इसी सिस्टम को यूज किया जाएगा, इसी को मान्यता दी जाएगी। इस सिस्टम को अगर मैं बात करूं तो ये जो एसआई सिस्टम है ये एमकेएस सिस्टम का मॉडर्न रूप है, आधुनिक रूप है। मॉडर्न सिस्टम का, एमकेएस सिस्टम का आधुनिक रूप को ही हम एसआई सिस्टम कहते हैं, या यूं कहो कि एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम कह दिया गया। यानी कि एसआई सिस्टम में भी अगर हमको लेंथ को मेजर करना है तो हमेशा आप मीटर का ही यूज करोगे, अगर आपको मास को मेजर करना है तो आप किलोग्राम का यूज करोगे, और टाइम को मेजर करना है तो आप क्या करोगे? सेकंड को यूज करोगे। टाइम को अगर आपको मेजर करना है तो आप सेकंड को यूज करोगे। यानी कि आप यहां देख सकते हो ना कि एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज इक्विवेलेंट टू एमकेएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसीलिए मैं कहता हूं कि एमकेएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को ही मॉडर्नाइज करके हमने उसे एसआई सिस्टम का नाम दे दिया। ठीक है? आधुनिक रूप है एसआई सिस्टम, क्या है? एमकेएस का आधुनिक रूप है। क्लियर है? तो ये 4 तरह के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है आपको पढ़ने थे, इसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैव अ गुड टाइम।